हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर ये 70 है। इससे पहले मैंने आपको 69 सेशन दिए हुए हैं। जिन्होंने ये प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे, काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर गो थ्रू कीजिएगा, आपको प्रीवियस सभी सेशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस सभी सेशन की चाहिए पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ग्रुप के जो लिंक होंगे वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेशन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आपको जितने भी सेशंस में लेता हूँ उसके पीडीएफ, साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट जो होते हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो, तो आप काइंडली हमारी इन दोनों भी ग्रुप पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। एंड कल मैंने आपको सेशन दिया था 69, तो वो सेशन था बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस जिसमें मैंने एडीसी एंड डीएससी का एक पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था। तो बेसिकली ये आज लास्ट सेशन रहेगा एडीसी एंड डीएससी का। तो इस वाले पार्ट में मैं थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यूज भी कवर अप करा दूंगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में किया था। तो ये जैसे कि मैं हमेशा सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि भाई साहब आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। यस। सो माई सेल्फ अवर अकाउंट है एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 18, 19 एंड 20। और मेरा इन 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है: असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 5 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। ओके। और अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं, तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। सो ये तो रहा एकदम मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और बच्चों, आज हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम एडीसी एंड डीएससी का ये पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में कल ही दे चुका हूँ, तो अगर जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा रहेगा काइंडली देख लीजिएगा। और एक बार मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने प्रीवियस सभी सेशन नहीं देखे रहेंगे ना, काइंडली आप सभी सेशन को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके महा ट्रांसको के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है डेडिकेटेडली महा ट्रांसको के लिए ही स्टार्ट की है, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन एक बार देख लेना जिन्होंने नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे एडीसी एंड डीएससी का पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल डैक के बारे में बहुत सारी बातें की थी, और एडीसी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो एडीसी में हमारे बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे काउंटर टाइप था, एसीआर टाइप था, फ्लैश टाइप था, देन हमारे पास ड्यूअल इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी था। तो उसी एडीसी, उन सभी एडीसी को बेसिकली हम ना आज डिटेल में मतलब कवर अप करा देंगे। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कराऊंगा कि सभी की थ्योरी पढ़ाऊंगा, एंड आफ्टर दैट मैं सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सभी एडीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक आए हैं, सभी क्वेश्चन में आराम आराम से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। फाइन। सो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि अगर आप एंड तक अगर इस सेशन को देखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बीच बीच में छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एंड तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। तो जो पहला आज का हमारा एडीसी का टाइप है वो है हमारे पास काउंटर टाइप ऑफ एडीसी। तो नाम में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, काउंटर, मतलब इस एडीसी में काउंटर का यूज किया जाएगा, इतनी तो बात पक्की है, इसमें काउंटर यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसके डायग्राम को हम एक बार देख लेते हैं कि इसकी जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है उसमें है क्या। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये बेसिकली एक कंपैरेटर है, जो कि एक हमारे पता होता कि हम ओपैम्प से बनाते हैं। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम ओपैम्प को यूज कर लेते हो तो हमें क्या मिलता है, कंपैरेटर मिल जाता है, राइट ना। तो हेयर इट इज अ कंपैरेटर विच इज मेड अप फ्रॉम द ओपैम्प सर्क्यूट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास एक एंड गेट है। यस। तो ये ओपैम्प है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ये ओपैम्प एक कंपैरेटर जैसा वर्क करा रहे हैं हम उसको, और एक एंड गेट है। देन हेयर इट इज अ बाइनरी काउंटर, जैसे कि मैंने बोला ना काउंटर टाइप ऑफ एडीसी है, तो इसमें काउंटर होगा। एंड यहाँ पर डैक यूज किया गया है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अगेन, ठीक है। अब ये किस लिए किया रहेगा, क्या किया रहेगा, ये हम देखेंगे, बट इतनी चीज समझ लो आसानी से कि सर इसमें सर मेजरली 4 कंपोनेंट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक तो कंपैरेटर, दूसरा एंड गेट, तीसरा हमारे पास काउंटर, और चौथा हमारे पास एडीसी। तो 4 ही हमारे पास मेजर कंपोनेंट होते हैं काउंटर टाइप ऑफ एडीसी में: काउंटर, डैक, कंपैरेटर एंड गेट, ठीक है ना। यस। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, यही चीज हमें बेसिकली देखनी है, ठीक है ना। इसका ही बेसिकली हम कैसे यूज करेंगे। उससे पहले इसमें हमने यूज किया है कंपैरेटर, तो मैं आपको कंपैरेटर से रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूँ, सो दैट आपको ये इसका वर्किंग समझना बहुत आसान, मतलब इसका वर्किंग समझना आसान हो जाएगा।
तो कंपैरेटर को ही बेसिकली हम 1 बिट क्वांटाइजर भी बोलते हैं। याद रखो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द कंपैरेटर, तो विच इज नथिंग बट 1 बिट क्वांटाइजर, राइट ना। यस, जैसे कि आपको पता है कि मेजरली अगर हम देखें तो हमारे ऑप एम्प में 3 टाइप मतलब 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है नॉन इन्वर्टिंग, एक होता है इन्वर्टिंग, और एक रहेगा आउटपुट, और ये सप्लाई वाले टर्मिनल होते हैं। तो ये मेजरली अगर हम देखें तो 3 टर्मिनल बेसिकली हम बोल ही देते हैं कि 3 टर्मिनल हमारे पास जो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट नहीं बोल सकते हम, जो चिप होती है हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। वॉट एवर मेजरली इसके अलावा भी बहुत सारे पिन होते हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, 2 इनपुट के और एक आउटपुट की, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, ये कंपैरेटर जैसा अगर वर्क करेगा तो इसमें मैंने क्या बोला कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहां पर वोल्टेज मैंने कंसिडर कर लिया है V1 है, एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज मैंने कंसिडर कर लिया है V2 है, राइट। इन्वर्टिंग टर्मिनल हमेशा हम निगेटिव से दिखाते हैं और नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव से रहेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर ये कंपैरेटर जैसा काम करेगा और कंपैरेटर में क्या होगा कि कंपैरिजन होगा, सिंपली दिस वोल्टेज इज कंपेयर विद दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इज कंपेयर विद दिस वोल्टेज। तो यही बेसिकली यहाँ पर होता है। अगर ध्यान से सुनो, मेरा V1 इज ग्रेटर देन V2 रहा, मतलब ये पहले वाले केस में V1 इज ग्रेटर देन V2, तो पॉजिटिव टर्म इज ग्रेटर देन निगेटिव टर्म, राइट ना। तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा आपको वो मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है, वो मिलेगा आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव है ना। यस, क्योंकि V1 हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और V2 हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो V1 अगर ग्रेटर देन V2 रहेगा तो आउटपुट आपका पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव को हम बोलते हैं बेसिकली लॉजिक 1। समझने के लिए सोचो कि हमें लॉजिक दे रहा है बेसिकली डिजिटल के फॉर्म में, तो लॉजिक 1 देगा, तो मतलब पॉजिटिव मतलब लॉजिक 1। इन अनदर वे वी कैन से दैट कि अगर मेरा V2 ग्रेटर रहा V1 से, तो V2 ग्रेटर रहा V1 से, तो आउटपुट आपका निगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय निगेटिव ग्रेटर देन रहेगा बेटा आपके पास पॉजिटिव से, क्योंकि V2 निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एंड V1 पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यू कैन सी ओवर हियर, राइट ना। यस, तो इस वाले केस में होगा क्या कि V2 इज ग्रेटर देन V1, तो आउटपुट वोल्टेज इज निगेटिव, और जब मेरा आउटपुट वोल्टेज निगेटिव है तो उस समय मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आउटपुट में लॉजिक मिलेगा लॉजिक 0, ठीक है। आसानी से मैं बता दूं कि हमने बस यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है, हमने ये चीज़ बताई है कि अगर मेरा आउटपुट पॉजिटिव है तो मुझे लॉजिक मिलेगा 1, और अगर मेरा लॉजिक मतलब आउटपुट नेगेटिव है तो मुझे आउटपुट लॉजिक मिलेगा लॉजिक 0, ठीक है। और ये कब हो सकता है? जब हमारा पॉजिटिव वोल्टेज इज ग्रेटर देन निगेटिव वोल्टेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज कौन है? V1, V1 इज ग्रेटर देन V2, और ये हमारे लिए अपोजिट में होगा फिर, ठीक है। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। सो ज़्यादा डिस्कशन करने में जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। तो लाइक दिस बेसिकली हुआ कंपेरेटर विल वर्क, राइट ना। यस, तो V1 एंड V2 में V1 अगर V2 से बड़ा रहेगा तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा लॉजिक 1, एंड अगर V2 ग्रेटर देन रहेगा V1 से तो आपको 0 मिलेगा। दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ लेते बेटा, इसमें वर्किंग कैसे चलेगा। देखो इसमें ध्यान से देखना कि पहली लाइन क्या लिखी हुई है। पहली लाइन ये लिखी है कि द काउंटर टाइप ऑफ एडीसी शोइंग फिगर द कंपैरेटर इज यूज्ड in input to the compare the analog voltage with the feedback voltage provided by the DAC circuit। बेसिकली इसमें कंपैरेटर यूज किया जाता है, जो कि मैंने अभी अभी बोला कि यहाँ पर है। तो इसमें बेटा दो चीज़ें कंपेयर करनी होंगी। अब इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी कंपेयर की जाती है अगर आप इस लाइन को भी पढ़ोगे, तो एक रहेगा आपका एनालॉग वोल्टेज जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो डिजिटल में, क्योंकि इनपुट रहेगा ना, ये एक्चुअल में ये इनपुट रहेगा। क्योंकि आप एडीसी में क्या करते हो, एडीसी में आप इनपुट क्या देते हो? एनालॉग, और आपको आउटपुट में क्या मिलता है? डिजिटल, ठीक है ना। तो यही तो काम करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये इनपुट रहेगा ना, ध्यान से देखो, तो ये इनपुट होगा और ये आपके लिए आउटपुट होगा। तो इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, इसमें क्या किया जाता है आपके डैक में, सॉरी आपके कंपेरेटर में, यहाँ पर एक एक्चुअल वाला इनपुट जो आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर एनालॉग आउट इनपुट रहेगा, और यहाँ पर एक डैक जो होगा, इस सर्किट में एक डैक रहेगा, इसमें डिजिटल टू एनालॉग फिर से कन्वर्जन किया जाता है। अब ये क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा हम देखेंगे, बट यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर भी एक डैक का आउटपुट रहेगा, मतलब डिजिटल क्वांटिटी फिर से एनालॉग क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से आपके पास एक न्यू एनालॉग क्वांटिटी, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर भी एक एनालॉग क्वांटिटी ही होगी। यहाँ पर एक्चुअल एनालॉग क्वांटिटी जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और यहाँ पर एक डिजिटल फॉर्म होगा। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट वाला डेटा एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद जो डेटा आएगा, तो ये एनालॉग क्वांटिटी इस एनालॉग क्वांटिटी के साथ कंपेयर किए जाती है, जैसे यहाँ पर V1 एंड V2 कंपेयर किया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ बेसिकली इस कंपेरेटर के थ्रू कंपेयर की जाती है कि जो भी डैक का फीडबैक जो डैक है ना उसका आउटपुट जो होगा एनालॉग आउटपुट वो हमारे एक्चुअल आउटपुट से के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है। अब ये कैसे देखो, अब ये क्यों कंपेयर किया जाएगा, कैसे किस लिए कंपेयर किया जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके हिसाब से ही अगर ये VA मैं बोल रहा हूँ और ये VD है ना, तो अगर मेरा VA इज ग्रेटर देन VD रहा तो अब देखो आपको क्या लग रहा है, VA अगर ग्रेटर देन VD रहा तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर पॉजिटिव वोल्टेज इज ग्रेटर देन निगेटिव वोल्टेज। तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए कंपेरेटर का, तो आप बोलोगे सर आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव मिलना चाहिए, और पॉजिटिव मतलब हम क्या बोलेंगे लॉजिक 1। तो अगर यहाँ पर लॉजिक 1 मिलेगा तो ध्यान से देखो अभी क्या होगा, क्या मैं वर्किंग भी समझा देता हूँ। तो ये 1 यहाँ पर आएगा और क्लॉक यहाँ पर कंटिन्यूसली मिल रही है, राइट ना, क्लॉक यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलेगी, यहाँ पर 1 है। तो आपको भी पता है कि एंड गेट में आपको आउटपुट तब मिलता है जब हमारे पास दोनों भी इनपुट लॉजिक 1 हो। तो जैसे यहाँ पर क्लॉक और यहाँ पर 1 मिलेगा आपको यहाँ पर क्लॉक मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। तो जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी बेसिकली इंक्रीज योर काउंटर, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करेगा, कि जैसे कि सपोज पहले 0 0 0 ये काउंटर की स्टेट थी, उसके बाद 0 0 0 0 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 0 0 1 0 हो जाएगा, लाइक दिस आवर काउंटर विल बी इंक्रीजेस, राइट। अब ये काउंटर जो रहेगा ये बाइनरी के फॉर्म में आपको आउटपुट देगा, जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर आप समझ सकते हो कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एनालॉग, एक्चुअल एनालॉग इनपुट एंड जो डैक का जो एनालॉग आउटपुट रहेगा, इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है जो आप एंड गेट को देते हैं, और एंड गेट एंड ये क्लॉक इन दोनों का एंडिंग ऑपरेशन के बाद आपके काउंटर को मिलती है बेटा पल्स। यस, काउंटर आपका बेसिकली क्लॉक पल्स उसको मिलती है और काउंटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये कब तक स्टार्ट रहेगा और कब तक ये चीज़ें चलेंगी हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। इन द डैक, इन बेसिकली अ डैक अप काउंटर इज यूज्ड। अगर आपको कभी पूछा कि ये काउंटर किस प्रकार का होता है, मैंने बोला था ना अभी अभी कि 0 0 0, तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, इस तरीके की अगर इंक्रीमेंट हो रही है चीज़ें तो दिस इज नथिंग बट योर अप काउंटर। क्योंकि अगर मैं बाइनरी के फॉर्म में बता दूँ तो ये डेसिमल के फॉर्म में ये 0 है और ये आपके पास 1 है, ये किसको दिखाएगा 2 को, ये किसको दिखाएगा 3 को, नेक्स्ट चीज़ हमें दिखानी चाहिए 4 देन 5। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना, राइट, मतलब अप काउंटर हो रहा है 0 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग बढ़ रही है। तो इसमें बेसिकली काउंटर टाइप ऑफ डैक में कभी पूछा कि किस प्रकार का बेसिकली काउंटर यूज किया जाता है तो आपको बोलना है अप काउंटर। ठीक है, ठीक है। अप काउंटर बेसिकली यूज किया जाता है और इसको, ये अप काउंटर इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड थ्रू द नैंड गेट। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये बेसिकली किसके काउंट को मेजर करने के लिए, तो ये जो क्लॉक पल्सेस कितने अप्लाई की जा रही है यहाँ पर, तो इनको काउंट करने का काम इस क्लॉक पल्सेस का है, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको क्लॉक पल्स नहीं मिलेंगी, तो अगर इसको क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी तो काउंटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बेसिक सी चीज़ है, अब ये कब नहीं मिलेंगी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि भाई साहब यहाँ पर एनालॉग इनपुट है, डैक का एक एनालॉग इनपुट है, दोनों को कंपेयर करके हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा जो कि एंड गेट को दोगे और उससे काउंटर आपका स्टार्ट या तो स्टॉप होगा वट। ठीक है, अब इसका हम बेसिकली देख लेते हैं ऑपरेशन। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई भी दिया है और बता भी दिया है, तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा देखो, बहुत आसान ऑपरेशन होता है इसका। देखो क्या होगा कि व्हेन एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द फीडबैक रेफरेंस वोल्टेज, मतलब VA इज ग्रेटर देन VD होगा, ये वाला वोल्टेज इज ग्रेटर देन VD होगा, द आउटपुट ऑफ द कंपेरेटर इज लॉजिक 1। यहाँ पर आउटपुट कितना रहेगा कंपेरेटर का, लॉजिक 1। अगर ये लॉजिक 1 रहेगा एंड द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू द काउंटर, हेंस इट इज काउंटर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट। यस, देखो अभी इससे क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हमें आउटपुट 1 मिल रहा है लॉजिक 1, तो यहाँ पर भी जाएगा और ये क्लॉक पल्सेस कंटिन्यूअसली जा रही है ना। ठीक है, तो क्लॉक पल्स से जाएगा और यहाँ पर एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करेगा, दोनों का एंडिंग ऑपरेशन करके आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लॉक पल्सेस मिलेगी। अब अगर इसको क्लॉक पल्स मिली तो आपका बाइनरी काउंटर क्या करेगा, आप काउंटर क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 लाइक दिस, जैसे मैंने अभी बताया। यस, अब आपके पास नेक्स्ट चीज क्या होगी कि नेक्स्ट चीज ये बता रहा है बंदा कि when analog voltage is less than the feedback voltage, मतलब आपके पास VA अब हमारा छूटू रहा किससे, VD से, तो अब आपके पास कंपेरेटर का आउटपुट लॉजिक 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल छोटा रहेगा इन्वर्टिंग से,
तो आपका आउटपुट निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव मतलब हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिक जीरो। अगर यहाँ पर कंपेरेटर का आउटपुट लॉजिक जीरो रहा, तो यहाँ पर अगर जीरो रहा तो आपको भी पता है कि एंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट अगर सपोज लॉजिक जीरो रहा तो आउटपुट आपको क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। अगर एंड गेट का आउटपुट जीरो रहेगा तो इस समय इस काउंटर को कोई क्लॉक पल्स मिलेगी क्या, नहीं, राइट। तो काउंटर को कोई भी क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। और काउंटर को अगर कोई क्लॉक पल्स नहीं मिलेंगी तो काउंटर आपके पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। तो काउंटर आपके पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। व्हेन द एनालॉग वोल्टेज इज लेस देन द फीडबैक वोल्टेज, द कंपैरेटर आउटपुट इज लॉजिक जीरो, यहाँ का जीरो। नो क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू द काउंटर, कोई भी अब यहाँ पर जीरो होने की वजह से यहाँ पर भी जीरो होगा, तो कोई भी क्लॉक पल्स आपके पास काउंटर को नहीं दी जाएंगे। काउंटर विल स्टार्ट नहीं, बेसिकली यहाँ पर स्टॉप लिखना था मुझे, ठीक है। counter will stop at the time of the output. Counter will provide the binary equivalent of the analog input voltage. जब आपके पास काउंटर स्टॉप होगा, यहाँ पर स्टॉप लिखना है मुझे, यस, लेट मी राइट दिस थिंग। यहाँ पर मुझे एक्चुअली स्टार्ट नहीं, यहाँ पर मुझे स्टॉप लिखना था, ठीक है। तो दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, सो होप यू विल अंडरस्टैंड। तो काउंटर क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप होगा, काउंटर विल स्टॉप। एंड काउंटर स्टॉप होने के बाद जो भी यहाँ पर काउंट रहेगा, मतलब जैसे कि समझ लो कि काउंटर की वैल्यू थी 000, नॉट 00, 100, ये वाली काउंटर की इसमें स्टेट रही थी जब हमारे पास काउंटर सपोज स्टॉप हुआ था। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये चीज़ आपको कहाँ पर मिल रही है, तो देखो यहाँ पर डिजिटल आउटपुट में मिल रही है ना, राइट ना, डिजिटल आउटपुट में मिल रही है ना। तो देखो ये बेसिकली आपको आउटपुट दे रहा है, डिजिटल आउटपुट, मतलब ये जो इनपुट एनालॉग था उसी का इक्विवेलेंट हमें डिजिटल आउटपुट मिला। तो मतलब ये एनालॉग चीज़ थी, ये डिजिटल चीज़ थी। तो हुआ क्या, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो चीज़ हो रही है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एनालॉग क्वांटिटी जो यहाँ पर थी वो हमने काउंटर के काउंट के हिसाब से हमने उसको इक्विवेलेंट बना दिया, कि कितना उसको उसको मेजर करने के लिए कितने काउंट लगे। ये तब तक हमारे पास काउंटर चल सकता है जब तक वी ए ग्रेटर देन वी डी रहेगा। अगर वी ए लेस देन वी डी रहा तो फिर काउंटर हमारा रुक जाएगा, राइट ना, काउंटर हमारा रुक जाएगा। बट वी ए ग्रेटर देन वी डी रहेगा तो काउंटर हमारा चलता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा जब तक हमारे पास वी डी इज ग्रेटर देन वी एन नहीं रहेगा तब तक, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर एक बार फिर से मैं बाद में स्टॉप लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन अ काउंटर टाइप ऑफ एडीसी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एन बीट के क्लॉक पल्सेस लगेंगे बेटा, ठीक है। कि काउंटर टाइप ऑफ एडीसी में कितने क्लॉक पल्सेस लगेंगे, क्यों इतने क्लॉक पल्सेस लगेंगे, क्योंकि उतने नंबर ऑफ जितने बीट्स रहेंगे ना उतने आपके पास, उतनी बार आपके पास काउंटर स्टार्ट होगा ना, राइट ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्लॉक पल्सेस कितने लगेंगे, एन बीट। तो आपके पास अगर कन्वर्जन के लिए टाइम मैं बता दूँ, तो एन बिट एडीसी के लिए कन्वर्जन कितना लगेगा, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस 2n-1। ये अब आपको भी पता है कि जीरो से लेकर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो डिजिटल में, तो इसीलिए ये एक चीज़ आपको माइनस करनी पड़ती है। तो मैक्सिमम से वन चीज़ आप माइनस करोगे तो ये आपके पास इतने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस लगेंगे, यस। अब इतने क्लॉक पल्सेस है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, जितने आपके पास क्लॉक पल्सेस लगेंगे, उतने क्लॉक पल्सेस को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मिलेगा आपके पास, तो वो मिलता है बेटा कन्वर्जन टाइम। तो मैक्सिमम क्लॉक पल्सेस आपको पता है कि 2n-1 लगने वाले हैं, इतने मैक्सिमम क्लॉक पल्सेस आपको लगने वाले हैं। और इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं आपके टाइम से, बेसिकली जो क्लॉक पल्स का टाइम रहेगा उससे, तो ये मिलता है आपके पास, क्योंकि ये मैक्सिमम क्लॉक पल्स है तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिलेगा आपके पास मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम। और मिनिमम से मिनिमम क्लॉक पल्सेस कितने लगेंगे, आप सोचो सोचो। तो मिनिमम से मिनिमम सर हमें एक क्लॉक पल्स में भी काम हो सकता है, सिंगल क्लॉक पल्स में भी काम हो सकता है ना, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स की अगर कभी बात की जाए तो इसमें एक से काम चल जाएगा, बट मैक्सिमम कभी पूछा तो 2n-1 होगा, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एवरेज क्लॉक पल्सेस अगर निकालने रहेंगे तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इजी, कि आप मैक्सिमम ले लो प्लस मिनिमम ले लो, डिवाइड बाय हाफ कर दो सर, और दोनों को अगर सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 2n-1, राइट। वेरी इजी, आसान है एकदम, इसमें कुछ डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। एवरेज निकालते वक्त ये चीज़ मैक्सिमम है, ये चीज़ मिनिमम है, दोनों का एडिशन करके आप
डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको एवरेज नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देख लेते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसके लिए कन्वर्जन के लिए आपके पास क्या हुआ, कन्वर्जन के लिए आपके पास क्या हुआ, तो आप देख सकते हो कि कन्वर्जन में आपके पास नंबर ऑफ बीट पर ये बेसिकली चीज़ें, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर ये इनपुट वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ऐसे समझ लो कि ये इनपुट वोल्टेज अगर सपोज आपका ये वोल्टेज अगर ज़्यादा रहेगा, वी ए बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी, सपोज पहली बार 5 था, उसके बाद 6 था, उसके बाद सपोज 10 था। अब ये जितना ज़्यादा इनपुट वोल्टेज रहेगा उतने समय तक आपके पास वी ए ग्रेटर देन वी डी होगा कि नहीं होगा, सोचो, है कि नहीं, वी ए ग्रेटर देन वी डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर वी ए जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा समय के लिए आपके पास वी ए ग्रेटर देन वी डी, और वी ए जितने समय के लिए वी ए ग्रेटर देन वी डी, यहाँ पर आपको लॉजिक वन उतने ज़्यादा समय के लिए मिलेगा, और जब तक हमें यहाँ पर लॉजिक वन मिलेगा ये काउंटर हमेशा आपका इंक्रीमेंट करता रहेगा जब तक हमारे पास वी डी लेस देन वी ए ना हो। मतलब इनडायरेक्टली मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि सर ये जो कन्वर्जन हो रहा है एनालॉग का डिजिटल में, तो सर वो इनडायरेक्टली सर हमारे पास इनपुट वोल्टेज पर भी डिपेंड है। अगर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो कन्वर्जन के लिए समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एडीसी है जिसमें कन्वर्जन टाइम बेसिकली डिपेंड करता है इनपुट वोल्टेज के ऊपर। तो आपको बोलना है काउंटर टाइप ऑफ एडीसी। काउंटर टाइप ऑफ एडीसी में इनपुट वोल्टेज पर आपके पास बेसिकली कन्वर्जन टाइम डिपेंड करता है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जितना ज़्यादा उतना कन्वर्जन के लिए ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि उतने समय के लिए वी ए ग्रेटर देन वी डी रहेगा और हमें क्लॉक पल्स मिलती रहेगी और काउंटर इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई भी काउंटर पढ़ते हो तो किसी भी काउंटर में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन टाइम आपका सैम्पलिंग टाइम से कम ही होना चाहिए फॉर द प्रॉपर वर्किंग। अगर आपका सैम्पलिंग टाइम से ज़्यादा अगर कन्वर्जन टाइम हो गया तो फिर आप प्रॉपरली कन्वर्जन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको प्रॉपर कन्वर्जन करना है एनालॉग टू डिजिटल तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना मस्ट है, दैट इज कन्वर्जन टाइम इज लेस देन द सैम्पलिंग टाइम। ठीक है, कन्वर्जन टाइम हमारा सैम्पलिंग टाइम से हमेशा छोटू या तो बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, बट उससे छोटू, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए कन्वर्जन टाइम। ठीक है ना, यस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर बेसिकली आपको स्टॉप लिखना है, क्योंकि ये गलती मेरी है। ठीक है, ये गलती मेरी है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट की जगह पर क्या लिखना है, काउंटर विल स्टॉप होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ रेक्टिफाई करा देता हूँ एंड ठीक है, ठीक है, तो ये ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट हम काउंटर पढ़ लेते हैं और वो है एस ए आर टाइप। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी आसान काउंटर है, इसमें भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, बहुत आसान काउंटर है ये भी समझने में। देखो, एस ए आर का फुल फॉर्म है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रेजिस्टेंस टाइप डैक, सॉरी एडीसी, नॉट अ डैक, एडीसी। ठीक है, तो इसके डायग्राम को अगर मैं समझ लेता हूँ, ब्लॉक डायग्राम को, तो यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर भी देखो ये कंपेरेटर ही है जैसे हमने देखा था, यहाँ पर भी एक डैक यूज़ किया जाता है, कंट्रोल सर्क्यूट है, देन हमारे पास एक रिंग काउंटर है। देखो यहाँ पर भी काउंटर ही है, मतलब एसीआर में भी काउंटर है, ये रिंग काउंटर है, वहाँ पर अप काउंटर था और यहाँ पर रिंग काउंटर है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप काउंटर एंड रिंग काउंटर, राइट ना। तो जिनको पता होगा अप काउंटर एंड रिंग काउंटर उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, जिनको नहीं पता है उन्होंने एक बार देख लेना कि व्हाट इज मीन बाय रिंग काउंटर एंड अप काउंटर। यस, थोड़ा सा चलो मैं 2 मिनट में बता ही देता हूँ कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है रिंग काउंटर एंड अप काउंटर में। अप काउंटर में बेसिकली अगर इनिशियल स्टेट 0 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट आपके पास 0 0 0 1 आएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास 0 0 0 0 1 0 आएगी, उसके बाद 0 0 1 1 आएगी, लाइक दिस। तो ये 0 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से अप काउंटर वर्क करता है। और रिंग काउंटर में होता यह है कि आपके पास देख सकते हो कि ये जो 1 है वो आपके पास एक एक स्टेप से आपके पास आगे शिफ्ट होता है, तो रिंग में आपके पास 1 शिफ्ट होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिंग काउंटर एंड अप काउंटर। ठीक है, तो इसमें हम रिंग काउंटर प्रेफर करते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रेजिस्टेंस टाइप ऑफ एडीसी में। तो यहाँ पर भी होगा क्या, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, एस ओ सी एंड ई ओ सी। एस ओ सी मतलब स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, ई ओ सी मतलब एंड ऑफ कन्वर्जन, और ये तो क्लॉक है, आपको भी पता है कि ये क्लॉक रहेगा, क्लॉक के बिना आपके पास काउंटर स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलो जी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं इसका वर्किंग थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या क्या बोला है।
In a SCR type of ADC as shown in figure, the comparator circuit is used to compare the analog voltage with the feedback reference voltage. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी फिर से वही चीज़ हो रही है कि हमारे पास एक एनालॉग इनपुट वोल्टेज रहेगा। डेफिनेटली हम जिस एनालॉग को डिजिटल में बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो एनालॉग इनपुट यहाँ पर रहेगा, राइट ना। अब ये एनालॉग इनपुट, एक्चुअल वाला एनालॉग इनपुट, इस यहाँ पर भी एक डैक होता है, तो डैक का भी आउटपुट क्या रहेगा, एनालॉग ही रहेगा। तो ये दोनों एनालॉग इनपुट कंपेयर किए जाएंगे फिर से, ठीक है ना। अब ये कंपेयर करने के बाद यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा, वेदर इट इज 0 और वेदर इट इज 1। और ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल आपके पास एस ओ ई को देगा। अब ये कंट्रोल सिग्नल सीधा सीधा क्यों देगा, कंट्रोल सर्किट क्यों जरूरत है हमें, सीधा सीधा हम रिंग काउंटर को क्यों ये सप्लाई नहीं दे रहे। तो कंट्रोल सर्किट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसका स्पेशल पर्पस है, तो ये क्या करता है, हमेशा आपके एमएसबी बीट को सेट करता है 1 पर। याद रखना, ये कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, जब भी इसको स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन तो कमांड मिल ही जाएगी, काउंटर स्टार्ट हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये कंट्रोल सर्किट यहाँ पर कोई डेटा पास करेगा, तो ये सबसे पहले एमएसबी बीट को 1 करता है। क्यों करता है यह हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट फिलहाल समझ लो कि कंट्रोल सर्किट का काम ये है कि ये एमएसबी बीट को 1 करता है, ठीक है। एमएसबी बीट हमारे पास सेट हो जाएगा बेसिकली, इसको अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, in a SAR type ring counter is present which is used to set bit in the SAR circuit with the clock pulse। यहाँ पर रिंग काउंटर यूज किया जाता है, इतनी सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। In this circuit always MSB bit is set in a first clock when SOR is command is received based on the received based on a MSB bit feedback voltage on the comparator output control circuit is decided whether the it is kept MSB is 1 or reset to 0। this is very very important। सबसे पहले क्या होगा, कि मैंने बोला कि आपके पास बेटा ये दोनों वोल्टेज कंपेयर होंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ पर एमएसबी आपको पता है कि इसका बीट सेट हो चुका है 1। अब ये बीट आपको 1 रखना है कि नहीं रखना है, इसका डिसीजन ये कंट्रोल सर्किट लेता है। मतलब यहाँ पर आपका एमएसबी तो सेट है, बट इस एमएस बिट को सेट 1 रखना है या फिर 0 करना है, इसका काम बेसिकली ये कंट्रोल सर्किट करता है। अब ये कंट्रोल सर्किट कैसे डिसाइड करेगा, ये चीज़ डिसाइड होगी बेसिकली यहाँ से, कि आपका एनालॉग वोल्टेज बड़ा है, आपके एक्चुअल एनालॉग वोल्टेज बड़ा है आपके डिजिटल के एनालॉग वोल्टेज से, या फिर डिजिटल का जो फीडबैक आउटपुट वोल्टेज है वो बड़ा है आपके एक्चुअल एनालॉग वोल्टेज से। इससे वो चीज़ आपके पास बेसिकली डिसाइड होगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेन कंपेरेटर आउटपुट इज लॉजिक 1, अगर कंपेरेटर का आउटपुट लॉजिक 1 है। अब कंपेरेटर का आउटपुट लॉजिक कब हो सकता है, जब हमारा एक्चुअल एनालॉग वोल्टेज यहाँ पर सपोज एक्स है, एक्स वी एक्स है, तो इस वी एक्स से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा, व्हेन कंपैरेटर आउटपुट वोल्टेज लॉजिक 1 इट इज कीप रिंग काउंटर सेट वैल्यू इन प्रेजेंट क्लॉक, अदरवाइज रीसेट द करस्पॉन्डिंग बिट। अगर 1 रहेगा, लिसन, अगर जब तक यहाँ पर ये कंपैरेटर का आउटपुट लॉजिक 1 है, तब तक आप एमएसबी को 1 रखो, ये इनका कहना है। 1 रहेगा तो एमएसबी की वैल्यू 1 रखो, अगर जैसे यहाँ पर 0 आ जाएगा तो फिर एमएसबी को आप 0 कर दो। तो ये बेसिकली इसमें किया जाता है, ठीक है। अब ये समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट मैं बस समझने की कोशिश करूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आराम से समझो बस, बाकी कुछ नहीं है। 2 इनपुट वोल्टेज रहेंगे, एक तो एक्चुअल एनालॉग और एक हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक आउटपुट एनालॉग। इन दोनों का बेसिकली कंपैरिजन किया जाएगा। अगर ये वाला वोल्टेज इससे बड़ा रहेगा तो फिर यहाँ पर 1, और अगर यहाँ पर 1 है तो जो आपने एमएसबी सेट किया था वो सेट का सेट ही रहने दो, उसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं। और अगर यहाँ पर 0 मिल गया, अब ये 0 कब मिलेगा, जब हमारे पास ये सपोज ये वी एक्स है, ये बड़ा रहेगा आपके वी एस है, तब ये 0 हो जाएगा, फिर इसको एमएसबी को आप घटा दो, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला, ध्यान से सुनो। every clock pulse ring counter will set 1 bit from MSB to LSB। अब इसमें क्या होगा कि हर एक क्लॉक पल्स में, जैसे जैसे इसको क्लॉक पल्स मिलती जाएगी, जैसे जैसे इसको क्लॉक पल्स मिल जाएगी, हर एक बीट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा, 1 सेट होता होता जाएगा। और ये तब तक जाएगा जब आपके पास लास्ट बीट आपके पास सेट ना हो जाए। मतलब सपोज आपके पास 4 बीट है, तो 0 0 0 0
ऐसा है। तो ये 4 बिट में क्या होगा कि पहले ये 1 होगा, उसके बाद ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। ऐसी जब तक ये चीज़ें चलेगी, तो लास्ट बिट जब तक हमारा सेट 1 नहीं होता तब तक हमारे पास ये सिलसिला चलता ही जाएगा, जब तक क्लॉक पल्स मिलती नहीं है। ठीक है, और जब हमारा लास्ट मतलब एलएसबी बिट हमारा सेट हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि इसका इस बात का ये इंडिकेशन मिलता है इस काउंटर में कि आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा एंड ऑफ कन्वर्जन का, और एंड ऑफ कन्वर्जन आपके पास बेसिकली इस काउंटर को क्या कर देगा, स्टॉप। समझ में आ गया? तो यहाँ पर काउंटर को स्टॉप करोगे और काउंटर की जो वैल्यू रहेगी, अब काउंटर का तो आउटपुट ये है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सपोज 0 1 0 1 ऐसा कुछ तो एक नंबर मिला आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये आपके पास ये बाइनरी नंबर है, तो इसका आप ये बाइनरी नंबर मिला ना आपके पास, तो ये डिजिटल के फॉर्म में मिला, राइट ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एनालॉग सिग्नल था और यहाँ पर आपके पास डिजिटल के फॉर्म में सिग्नल मिला, तो आपका एनालॉग वाला सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने कहीं पर भी ये बात नहीं की कि आपके पास इनपुट वोल्टेज बढ़ने से आपके पास कन्वर्जन टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास इनपुट वोल्टेज चाहे कुछ भी हो, आपका एमएसबी पहले सेट हो रहा है, उसके बाद एलएसबी सेट हो रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि एमएसबी सेट होने पर ये एमएसबी वाला सेट वाला पॉइंट शिफ्ट होता 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 फाइनली आपके पास एलएसबी तक पहुंचता है, तब तक तो समय उतना ही लगने वाला है। मतलब एमएसबी जो सेट हुआ था 1, वो एलएसबी सेट होने तक आपको समय उतना ही लगेगा, ये वोल्टेज पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एसएआर टाइप ऑफ एडीसी, एसएआर टाइप ऑफ एडीसी आपके पास इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कभी किसी ने पूछा, कि सपोज एग्जांपल के तौर पर कि 10 वोल्ट एनालॉग वोल्टेज है, उसको कन्वर्जन के लिए सपोज एसीआर में हमें लग रहे हैं 10 मिली सेकेंड, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 20 वोल्ट के लिए कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे उतना ही समय लगेगा, क्योंकि आपके पास ये वोल्टेज बढ़ने या तो घटने से इसका कन्वर्जन टाइम वेरी नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एडीसी है जो आपके पास इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, और कौन से इसमें इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड ये चीज़ें करती है। तो काउंटर टाइप ऑफ एडीसी में करती थी, इसमें ये चीज़ें करती नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ बीट है उतने क्लॉक पल्स देना ज़रूरी है। क्यों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों इसमें होगा ना कि आपके पास एमएसबी बीट जो था और यहाँ पर एलएसबी बीट जो था, तो एमएसबी से एलएसबी पहुँचने तक आपको पूरे के पूरे बीट आपको कंप्लीट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका 1 शिफ्ट होता जा रहा है ना, रिंग काउंटर है, तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर 1 सेट करते जा रहे हो एमएसबी से लेकर लास्ट एलएसबी तक। तो हर एक बीट सेट होगा, तो मतलब हर एक जितने बीट रहेंगे, 4 बीट है तो भी 4 क्लॉक पल्स लगेंगे, 5 बीट रहते तो फिर हमें 5 बीट की 5 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे अगर हमारे पास n बीट है, n बीट रहेंगे, तो हमें n क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, समझ लो, n क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखना, फॉर n बिट कन्वर्जन नंबर ऑफ क्लॉक पल्स हमें एससीआर में लगेंगे n। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n बिट के लिए क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेंगे हमें n ही, जितने नंबर ऑफ बिट उतने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स लगते हैं किस समय, एससीआर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें पता है कि क्लॉक पल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ टाइम से, तो हमें क्या मिलता है, कन्वर्जन टाइम। तो अगर इसमें कभी हमें कन्वर्जन टाइम पूछा तो हम क्या निकालेंगे, कन्वर्जन टाइम। तो कन्वर्जन टाइम क्लॉक पल्स या एन बिट, देखो एन बिट के लिए एन क्लॉक पल्सेस, और क्लॉक पल्सेस को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करा दूँ तो व्हाट आई गेट द कन्वर्जन टाइम, दैट्स इट। तो एन इंटू टी से हमें कन्वर्जन टाइम मिलेगा। तो ये इतना आसान, ये बेसिकली ये काउंटर टाइप ऑफ एडीसी, सॉरी एसएआर टाइप ऑफ एडीसी होता है। यस, इसको मैं और ज़्यादा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर here it is voltage is 5.1 वोल्ट। तो 5.1 वोल्ट जब आपके पास मिलेगा, और मैं 4 बिट की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो आपको सबसे पहले एनालॉग वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन करना स्टार्ट कर देगा ये। अब कन्वर्जन जैसे ही स्टार्ट होगा, 4 बिट की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखो एमएसबी यहाँ पर सेट हुआ। अब एमएसबी सेट हुआ तो इसके हिसाब से ये इसका ये नंबर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर दिस इज बेसिकली 8। अब आप देखोगे कि आपका एक्चुअल वोल्टेज 5.815 है, 5.8 है, और आपके पास ये कितना 8 है। तो आप क्या देख रहे हो, सर ये नंबर वोल्टेज सर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा है, और बड़ा है तो आपके पास ये क्या करेगा। तो भाई साहब अगर बड़ा रहेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ कि वी ए की वैल्यू कितनी है 5.1, ये वाला वोल्टेज 5.1 वोल्ट है। और यहाँ का वोल्टेज कितना आया बेटा, जब आपके पास स्टार्टअप कन्वर्ट जाएगा तो सबसे पहले 1000 यही तो सेट होगा ना, क्योंकि एमएसबी पहले सेट होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, तो ये तो 8 वोल्ट मिलेगा। आप मुझे बोलो कि 8 वोल्ट बढ़ा कि 5.1 वोल्ट बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 8 वोल्ट बढ़ा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना मिलेगा, जीरो। अब जैसे जीरो मिलेगा तो ये जीरो इस कंट्रोल सिग्नल को ये इंडिकेशन देगा कि जो आपने एमएसबी बीट यहाँ पर 1 किया है वो आपको 1 करना नहीं है, क्योंकि हमें जीरो मिला है, मतलब आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट चीज में ये आपके पास बेसिकली जीरो होगा और ये नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास सेट हो जाएगा और आपको ये नई कंडीशन मिलेगी। समझने की कोशिश करो, ये नई कंडीशन मिलेगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो देखो, आपके पास ये वाली स्टेट हट कर आप ये वाली स्टेट पर पहुंचे। अब इस स्टेट पर जाओगे तो इसका मतलब कितना, तो ये आपके पास 4 रहा। अब देखो ये 4 हुआ। अब आपको नया वाला वोल्टेज कितना मिला, 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट मिला तो 4 वोल्ट और 5 इसमें कौन बढ़ा, तो आप बोलोगे सर एनालॉग वोल्टेज बढ़ा, एक्चुअल वाला एनालॉग वोल्टेज बढ़ा। अब अगर एक्चुअल एनालॉग वोल्टेज इज ग्रेटर देन यूर डैक का आउटपुट जो है, तो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा सर 1 है, मतलब आउट कंपेरेटर का आउटपुट 1 आएगा ना। और 1 आएगा मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो आपने बीट को सेट किया है उसको वैसा की वैसा ही रहने दो, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको ये रिजर्व हो गया भाई साहब कि इसकी पोजीशन ये फिक्स हो गई। अब आप क्या कर लोगे, नेक्स्ट स्टेज में आप इसके नज़दीक वाले बीट को फिर 1 करोगे, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा आपके पास 0 1, ये तो फिक्स हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट वाला बीट आप क्या करोगे, 1 करोगे और इसको 0 रखोगे, कि जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। फिर से आप क्या करोगे, इसका नंबर देखोगे तो ये क्या हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, देखो 6 वोल्ट हुआ। अब 6 वोल्ट आपको मिलेगा इसके बाद 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट फिर से आप 5 पॉइंट किससे कंपेयर करोगे, 5.1 से कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि सर 5.1 इज स्मॉलर देन 6 वोल्ट, तो आप बोलोगे सर फिर से हमें जीरो मिलेगा और जीरो मिलेगा। तो इस बात का इंडिकेशन मिलेगा कि आपने इस बीट को जो सेट किया है वो रॉन्ग सेट किया है। फिर ये बोलेगा कि भाई साहब इसको सेट से फिर से रीसेट कर दो, तो 0 1 फिर ये जीरो रीसेट हो जाएगा, फिर इसको सेट कर दो। तो देखो ये आपके पास ये फाइनल वाली चीज सेट हो गई। और अगर आप ये देखोगे तो यू विल गेट द दिस इज योर 5। अब फाइनल बीट हमारा सेट हो चुका है, तो यहाँ पर भी जैसे ही फाइनल बीट सेट हो जाएगा आपको एंड ऑफ कन्वर्जन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन बड़ा होगा बट मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे चीज़ें चल रही है। तो बेसिकली ये वाला वोल्टेज इसके हिसाब से कंपेयर किया जाएगा और सेट चीज़ें रखनी है कि नहीं रखनी है ये कंट्रोल सर्किट डिसाइड करेगा। अगर ये वाला वोल्टेज 1 यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 1 आता है मतलब वी ए इज ग्रेटर देन ये वी एक्स में बोलता हूँ, तो यहाँ पर जो आपने सेट किया रहेगा वो चीज़ एज इट इज रहने दो। अगर जीरो आएगा तो फिर उसको रीसेट कर लो, लाइक दिस आपको ये चीज़ करनी है टिल योर लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट नहीं लास्ट बिट आपके पास सेट नहीं होता तब तक, मतलब एम एस बी से आप एल एस बी तक जब तक आप चीज़ें सेट नहीं करते हो तब तक ये चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप जैसे आपका लास्ट भी सेट हो जाएगा फिर आपको एंड ऑफ कन्वर्जन मिलेगा, और एंड ऑफ कन्वर्जन मतलब यही चीज़ आपके पास मिल जाएगी। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि आपको देखो कितना एक्यूरेसी मिल रहा है। तो इसका वैल्यू कितना था 5.1 वोल्ट, और एक्चुअल में आपको कितना मिला कन्वर्ट होकर 5 वोल्ट। तो देखो अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है थोड़ा बहुत कि 5.1 का आप 5 वोल्ट बता रहे हो, राइट। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मैंने आपके लिए और एक एग्जांपल रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर 8 है 8.2, आप इससे भी समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी आसान है। देखो 8.2 सबसे पहले यहाँ पर रहेगा, लास्ट में समझा ही देता हूँ, 2 3 मिनट ज़्यादा लगेंगे बट क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो 8.2 यहाँ पर, उससे पहले आपके पास देखो यहाँ पर 1001 रहेगा। अब ये नंबर कितना रहेगा, सॉरी 1000 रहेगा। यू विल से सर दिस इज नंबर इज 8। अब कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें 1 मिलेगा क्योंकि वी इज ग्रेटर देन वी, ये वाला वोल्टेज डैक का आउटपुट वोल्टेज, तो 1 रहेगा, मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि सर हमें एमएसबी को सेट रखना है, ठीक है। तो एमएसबी सेट हो जाएगा, तो एमएसबी सेट हो गया फिर आपको नेक्स्ट चीज आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर इसको आप 1 करोगे तो 0 0 यू विल से, आफ्टर दैट यू विल गेट द दिस थिंग। अब इसके बाद इसका फिर से बाइनरी देखो कि इसका नंबर कितना बन रहा है, तो आप देखोगे कि भाई साहब ये तो 8 है, 8 और 4 ये 12 हो गया। अब ये 12 जब आएगा न्यू वाला नंबर, तो 12 तो 8 से छूट हुआ तो ये 0 रहेगा, फिर ये बोलेगा कि नहीं ये गड़बड़ी है कि आपको यहाँ पर 1 नहीं रखना। फिर आप क्या करो, पहले को तो 1 रहने दो, फिर यहाँ पर 0 करके नेक्स्ट बीट को आप 1 करो और यहाँ पर ये 0 आएगा, तो लाइक दिस। तो ये नंबर कितना मिलेगा, ये 10। तो 10 देखो फिर से आप कंपेयर करोगे भाई साहब आप इससे,
तो फिर से आपके पास 0, तो आप बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये भी गड़बड़ी, यहाँ पर भी 1 नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, 1 0 0 1 करोगे, ठीक है, 1 करोगे। आप फिर से कंपेयर करोगे, जैसे कंपेयर करोगे तो ये नंबर कितना आ गया भाई साहब, 9, और आपका नंबर कितना था 8.2। तो इसका मतलब फिर से गड़बड़ी है, फिर से गड़बड़ी है कि ये वाला वैल्यू छोटा है इससे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनली आपने 1 सेट किया था उसको फिर से रीसेट करना पड़ेगा, और दिस थिंग। तो फाइनली जैसे आपके पास ये कितना मिल गया, तो आप देख सकते हो कि ये नंबर आपको मिल रहा है भाई साहब 8, और ये 8 के हिसाब से आप देख पा रहे हो। तो मतलब अब हमारे पास लास्ट बिट सेट और रीसेट दोनों चीज़ें हो चुकी है, तो अब आप कुछ नहीं हो सकता, फिर एंड ऑफ कन्वर्जन आप कर सकते हो। तो लाइक दिस योर एस ए आर टाइप ऑफ एडीसी विल वर्क। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। इसमें इतनी चीज़ समझ लो कि सर इनपुट वोल्टेज कितना भी रहे, इसमें हमारे पास इस वाले एडीसी में इस वाले एडीसी में इनपुट वोल्टेज पर कन्वर्जन टाइम डिपेंड नहीं करता है। तो जितने नंबर ऑफ बीट है उतने बीट हमें खेलने हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ बीट या तो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस नंबर ऑफ बीट के बराबर ही लगता है। उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द कन्वर्जन टाइम। तो हो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ नहीं, और इसमें रिंग काउंटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। देन हमारे पास नेक्स्ट जो एडीसी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडीसी है, विच इज़ नथिंग बट अ फ्लैश एडीसी। इसको मैं पूरा वर्किंग नहीं समझाऊंगा, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो बेटा ये सबसे फास्टेस्ट एडीसी माना जाता है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट, क्योंकि ये सिंगल क्लॉक पल्स में एक एक क्लॉक पल्स में ये पूरा कन्वर्जन कर देता है। तो ये सबसे फास्टेस्ट एडीसी माना जाता है। तो आप याद कर सकते हो एफ से, फ्लैश फास्ट, फ्लैश फास्ट। सो आप इस तरीके से 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत आसान होगा कि फास्टेस्ट एडीसी फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी, फास्टेस्ट एडीसी फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, एफ एफ से याद कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको हम बेसिकली नंबर ऑफ कंपेरेटर इसमें पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, ये देखो ये कंपेरेटर 1 2 3 4 5 6 7 वट एवर जितने भी है, ये कंपेरेटर आपके पास पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसीलिए इसको पैरेलल कंपैरेटर टाइप ऑफ एडीसी भी बोलते हैं, या फिर पैरेलल एडीसी भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ पैरेलल एडीसी, क्योंकि कंपैरेटर आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर एन बिट कन्वर्जन, यस, एन बिट के कन्वर्जन के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ कंपैरेटर लगेंगे, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये 3 बिट का है, दिस इज बेसिकली अ 3 बिट कन्वर्जन, ठीक है, 3 बिट का कन्वर्जन है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी रहेंगी, 3 रहेगी। तो इसमें नंबर ऑफ कंपेरेटर कितने, 7 है। तो कैसे निकाले जाते हैं, 2⁻³ माइनस 1, तो 2⁻³ मतलब 8 माइनस 1, तो यू विल से सर 7। तो 7 बिट के लिए, सॉरी 3 बिट के लिए 7 कंपेरेटर, तो इसीलिए देख सकते हो कि 7 कंपेरेटर आपके पास है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एन बिट अगर कन्वर्जन करना है फिर उसके लिए 2⁻n माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 4 बिट के लिए आपके पास 15 कंपेरेटर आ जाएगा, और 8 बिट के लिए आपके पास 225 आ जाएंगे, ठीक है। 225, ये सही है क्या, मेरे हिसाब से कुछ तो गलत है इसमें, क्योंकि 8 बिट मेरे हिसाब से नहीं बराबर है, करेक्ट करेक्ट, इट इज़ करेक्ट कि आपके पास 8 बिट के लिए 225 आ जाएंगे। 255 आ जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये नंबर मेरे हिसाब से मैंने गलत किया है। तो एक सेकेंड, लेट मी क्रॉस चेक। 2⁻8 256 ना, यस, तभी मैं सोचूं ये नंबर थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर 255 होना चाहिए, 22 नहीं, 255 कंपेरेटर, ठीक है। सो हियर वी हैव अ 5, ठीक है, इतने कंपेरेटर लगेंगे। तो यू कैन सी लाइक दिस। तो ये कैसे निकाले हमने, तो ये निकाले 2⁻n माइनस 1, तो इतने नंबर ऑफ कंपेरेटर। तो 2⁻8 माइनस 1, 2⁻8 मतलब 256, उसमें से एक माइनस कर दो तो 255, ठीक है। वैसे आपको किसी भी बीट के लिए पूछ सकता है, अगर इन जनरल पूछे तो 2⁻n माइनस 1 आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो रेफरेंस वोल्टेज जो दिया जाता है यहाँ पर है, तो उसके लिए बेटा बहुत सारे पोटेंशियल डिवाइडर है। यस, पोटेंशियल डिवाइडर मतलब रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज बेसिकली, ठीक है। तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से ये रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, कभी पूछा जा सकता है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट वाले जो रेजिस्टेंस है ये कितने लगेंगे, तो ये बेसिकली लगता है आपके पास 2⁻n,
2 n। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 3 है, तो 2 3 मतलब हमारे पास 8। तो देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंपैरेटर जितने लगेंगे उससे एक ज़्यादा, याद रखना हमेशा। जितने भी कंपैरेटर लगेंगे 2n-1 उसमें एक चीज़ ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, उतने नंबर ऑफ आपके पास रेजिस्टेंस लगते हैं, क्योंकि आप 2n-1 कंपैरेटर है और 2n ओनली ये रेजिस्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बेसिकली यूज़ कर लेते हैं प्रायोरिटी इंक्वार्टर। कहाँ पर? यहाँ। यस, अब ये प्रायोरिटी इंक्वार्टर क्या करेगा कि प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास सात सात कंपेरेटर है ना। तो इस सात कंपेरेटर कुछ ना कुछ अलग अलग आउटपुट देंगे। इसका कुछ अलग आउटपुट रहेगा, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ। तो इसमें हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास 8x3 का हमारे पास एक एनकोडर होता है, जिसे हम प्रायोरिटी एनकोडर बोलते हैं। जो एनकोडर अगर आपने कभी पढ़े रहेंगे तो यू नो कि आपके पास मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो एनकोडर में तो 8x3 का ये एनकोडर होता है। यस, ये प्रायोरिटी बेसिकली डिसाइड करके आपका आउटपुट यहाँ पर बाइनरी के फॉर्म में आपको देगा। ठीक है, और इसकी रिजोल्यूशन अगर मैं निकालूँ तो रिजोल्यूशन आपने कल भी देखा होगा कि रिजोल्यूशन हमेशा क्या होता है एडीसी में, वी रेंज अपॉन 2n। और रेट ऑफ कन्वर्जन अगर देखोगे तो रेट ऑफ कन्वर्जन हमेशा कन्वर्जन का रेसिप्रोकल होता है, कन्वर्जन टाइम का रेसिप्रोकल। ठीक है, पर सेकेंड में कितना कन्वर्जन, तो ये रेसिप्रोकल होगा, दैट्स इट, बात खत्म, इसमें कुछ खास नहीं है। एंड लास्ट जो है वो है हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडीसी, और वो है डबल स्लोप एडीसी। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एडीसी है ही इंपॉर्टेंट। ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ एडीसी, या फिर कोई कोई इसको इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ एडीसी भी बोल देता है, या फिर कोई कोई इसको ओनली डुअल स्लोप एडीसी भी बोल देता है। तो कोई कोई इसको दोनों मिलाकर बोलेगा, कोई अकेला इंटीग्रेटिंग बोलेगा, या तो डुअल स्लोप भी बोलेगा। तो ये जिनकी उनकी चॉइस है क्या बोलना चाहते हैं। ये जो एडीसी है बेसिकली हम डिजिटल वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर इन जगह पर ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बेटा मोस्ट एक्यूरेट होते हैं ये एडीसी। और एक्यूरेसी इसको मेंटेन करनी है तो ये थोड़े से स्लोवेस्ट हो जाते हैं। यस, सबसे स्लोवेस्ट अगर कभी किसी ने पूछा कि सबसे स्लोवेस्ट एडीसी, तो आपका डुअल स्लोप एडीसी है। सबसे फास्टेस्ट एडीसी तो फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी। याद रखना, सभी एडीसी में सबसे फास्टेस्ट फ्लैश टाइप एडीसी होता है। सबसे स्लोवेस्ट एडीसी जो होता है वो हमारा डुअल स्लोप टाइप। आप याद भी कर सकते हो कि देखो डुअल स्लोप में यस है तो यस से याद रखो कि ये स्लोवेस्ट है। फ्लैश टाइप में यफ है तो फास्ट से याद रखना ये फास्टेस्ट है। ठीक है, फ्लैश से याद रखना फास्टेस्ट है। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें अभी आपके पास होता क्या, देखो इसमें भी मैं अगर आपको बता दूं तो डायग्राम आपको दिख ही रही है। तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग सर्किट दिख रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटिंग सर्किट है। कंपैरेटर है, एंड गेट है, बाइनरी काउंटर है, देन लैच सर्किट है, वॉट ये तो आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए लगेगा। और एक टी फ्लिप फ्लॉप है, और यहाँ पर एक्चुअल में क्या रहेगा, जिस एनालॉग वोल्टेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो, और एक रेफरेंस वोल्टेज रहेगा, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना होता है बेसिकली यहाँ पर भी। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें टॉगल सर्किट है, इसे थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि ये अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेगी तो ये समझना बहुत ज़्यादा आसान है। अब मुझे बताओ कि इस इंटीग्रेटर में किस प्रकार का इंटीग्रेटर है ये, तो आप बोलोगे सर दिस इज द इन्वर्टिंग टाइप ऑफ इंटीग्रेटर। इन्वर्टिंग क्योंकि आपने इनपुट कहाँ पर दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, तो ये आएगा सर निगेटिव ऑफ 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज dt, है ना। यही आपके पास इक्वेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये इंटीग्रेटिंग वाला इक्वेशन पता होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर आउटपुट वोल्टेज सर इनपुट वोल्टेज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट कैसा सर, निगेटिव में। कैसा सर, निगेटिव में। मतलब अगर ये पॉजिटिव में होता तो अगर मैं आउटपुट इनपुट को अगर ड्रॉ करता तो आपका पॉजिटिव में इस तरीके से चीज़ें जाती, बट अभी आपके पास ये चीज़ निगेटिव में प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आउटपुट इनपुट को अगर ड्रॉ करा दूँ तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि निगेटिव स्लोप आएगा, इसमें निगेटिव स्लोप आएगा सर। मतलब ऐसी चीज़ सीधा ना जाते हुए आपके पास अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से नीचे आई जाएगी। तो इतनी तो चीज़ समझ लो, क्योंकि आपके पास निगेटिव टर्मिनल पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आगे मैं आपको समझा ही दूंगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, इन अ ड्यूअल स्लोप एडीसी, दो स्लोप आएंगे इसमें। दो स्लोप आएंगे, वो कैसे आएंगे मैं आगे बता दूंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ ड्यूअल स्लोप एडीसी। इंटीग्रेटर इज यूज्ड टू इनपुट टू इंटीग्रेट द एनालॉग वोल्टेज। यस, इंटीग्रेटर यूज किया जाता है
यहाँ पर एक इंटीग्रेटर यूज किया जाता है किसके लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। किसको, आपके एनालॉग वोल्टेज को इंटीग्रेट करने के लिए ये इंटीग्रेटर यूज किया जाता है। यस, एंड रेफरेंस वोल्टेज को भी इंटीग्रेट करने के लिए भी ये बेसिकली इंटीग्रेटर यूज किया जाता है। अब हम इंटीग्रेटर के लिए एनालॉग वोल्टेज इनपुट देंगे और कब रेफरेंस वोल्टेज देंगे यह हम बाद में डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल इतनी चीज समझ लो कि इन दोनों वोल्टेज को इंटीग्रेट करने का काम आपके इंटीग्रेटर का है। अब ये इंटीग्रेट करने से क्या फायदा मिलेगा हम आगे देखेंगे, ठीक है, बट इतना समझ लो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो अगर आपको प्रॉपर कन्वर्जन कराना है तो बेटा रेफरेंस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपका एक्चुअल वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए। रेफरेंस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एक्चुअल वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर आपका एक्चुअल वोल्ट आपका 10 वोल्ट है तो रेफरेंस वोल्ट आपका 12 वोल्ट तो होना ही चाहिए। निगेटिव में ही क्यों ना रहो, बट आपका मैग्नीट्यूड वाइज उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए फॉर द प्रॉपर वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन इनिशियली काउंटर टी फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट टू 0 एंड स्विच इज कनेक्टेड टू द एनालॉग वोल्टेज। अब इनिशियली क्या रहेगा काउंटर का, जब भी कन्वर्जन हो जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप रीसेट है। अब टी फ्लिप फ्लॉप रीसेट है मतलब मैं जस्ट समझ इसकी बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर 0 है, रीसेट है ना, ठीक है। अब ये रीसेट है, टी फ्लिप फ्लॉप रीसेट है, तो ये सपोज एग्जाम्पल के तौर पर रीसेट है ऐसा समझ लो, मान लिया हमने। तो रीसेट मतलब हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, चलो एक सेकंड में करेक्ट ही करा देता हूँ, इसमें थोड़ी सी गलती है, ये डायग्राम में थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, ये बार ऊपर वाले के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर ये रीसेट है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, 0। अब ये 0 रहेगा तो उन्होंने ये बोला है कि आपका स्विच कहाँ पर कनेक्टेड है, ये स्विच कनेक्टेड रहेगा एनालॉग वोल्टेज से, ठीक है। अब ये रीसेट था इनिशियली, ये चीज़ आपके पास रीसेट थी तो हमारा एनालॉग वोल्टेज से ये स्विच कनेक्टेड था, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्विच एनालॉग वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है। ड्यूरिंग द एनालॉग वोल्टेज इंटीग्रेशन, जब हमारा एनालॉग वोल्टेज इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेटर इज अ निगेटिव वोल्टेज एंड कंपेरेटर इज लॉजिक 0। कैसे देखो, अब आपको भी पता है कि भाई साहब आपने एनालॉग वोल्टेज को निगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल वाले एनालॉग से लगाया, तो आपके पास इस समय एनालॉग वोल्टेज कैसा रहेगा, आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा। तो आप बोलोगे सर आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस प्रकार से ही मिलेगा निगेटिव में, तो इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो ये निगेटिव में मिलेगा। अब मुझे बोलो कि यहाँ पर वोल्टेज जो है निगेटिव है, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज 0 है, तो विच वन इज अ पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर कंपैरेटर के यहाँ पर वोल्टेज निगेटिव है, यहाँ पर 0 है सपोज, तो 0 इज ग्रेटर देन निगेटिव वोल्टेज ना। अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि 0 इज ग्रेटर देन द निगेटिव वोल्टेज, तो अगर ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव वाला वोल्टेज सपोज बड़ा है निगेटिव वाले वोल्टेज से, तो यहाँ पर लॉजिक 1 मिलेगा, ये आपको पता है। मैंने अभी अभी बोला था कि अगर ये वाला टर्मिनल वोल्टेज इससे बड़ा रहेगा तो फिर वोल्टेज हमारा आउटपुट कंपेरेटर का 1 मिलेगा। वैसी चीज़ यहाँ पर भी हुई कि जब आपके पास स्विच यहाँ पर कनेक्टेड था तो इसका आउटपुट नेगेटिव था और आउटपुट नेगेटिव था और ये चीज़ पॉजिटिव थी, यहाँ पर आपको आउटपुट 1 मिलेगा। और जैसे 1 मिलेगा तो आपको भी पता है यहाँ पर क्लॉक तो कंटिन्यूसली रहती है, और ये एंड गेट है तो एंड गेट के अंदर रहेगा तो ये बाइनरी काउंटर को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और इस काउंटर में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। वही चीज़ उन्होंने बोली है कि ड्यूरिंग एनालॉग वोल्टेज इंटीग्रेशन आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर इज निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव रहेगा, निगेटिव वोल्टेज, एंड कंपैरेटर इज लॉजिक 1, कंपैरेटर का आउटपुट कितना रहेगा, लॉजिक 1। ड्यू टू दिस काउंटर विल गेट कंटिन्यूसली क्लॉक पल्सेस, इससे काउंटर को कंटिन्यूसली क्लॉक पल्सेस मिल जाएंगे, ठीक है, एंड इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। अब ये चीज़ आपके पास कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएंगी। आगे होगा क्या, आफ्टर द सेकेंड क्लॉक पल्स, जब हमें हमें सेकेंड क्लॉक पल्स मिल जाएंगी, याद रखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हमें सेकेंड क्लॉक पल्स मिल जाएंगे तो तब हमारे पास होगा क्या, आफ्टर द सेकेंड क्लॉक पल्स द काउंटर क्लॉक विल रीचेस टू 0 अगेन, दिस टाइम t1 इज इक्वल टू टी क्लॉक पल्स, टी फ्लिप फ्लॉप विल टॉगल, टी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास टॉगल करेगा अब द लॉजिक 1 एंड स्विच हमारे पास करेगा रेफरेंस वोल्टेज से। अब हमारे पास जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है, तब बेटा आपके पास जब नेक्स्ट ये जब मिलेगा तो ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप टॉगल करके ये वाला पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट कर देगा और यहाँ पर पॉइंट करेगा, टॉगल करने पर ये स्विच कनेक्ट करेगा रेफरेंस वोल्टेज से। अब ध्यान से सुनो, आपका आउटपुट ऑलरेडी निगेटिव में था, ध्यान से सुनना,
आपका आउटपुट हमेशा इस तरीके से ऑलरेडी निगेटिव में थे आप। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लगाया, तो अब हमें पता है कि आउटपुट वोल्टेज कैसा प्रोपोर्शनल था बेटा, निगेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब इनपुट ही इनहरेंटली निगेटिव हो चुका है, तो निगेटिव निगेटिव आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इनपुट ही आपका रेफरेंस में निगेटिव लिया है आपने और इनपुट पर आपके पास इस चीज़ें थी, तो अब आपके पास स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अब आपके पास इंटीग्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। बट ये कब तक हमारे पास पॉजिटिव मतलब हो नहीं सकता, क्योंकि आप निगेटिव से सीधा पॉजिटिव नहीं बन सकते। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो यू कैन फील लाइक ओवर हियर, यहाँ पर देखो कि देखो जब आपने एनालॉग वोल्टेज को कन्वर्ट किया था, मतलब एनालॉग वोल्टेज जो आपने कनेक्ट किया था, कन्वर्ट नहीं कनेक्ट किया था, तब आपके पास ये वाला सिलसिला यहाँ तक निगेटिव था। एक ही पाथ देख लो बस, बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं। आप टू सपोज फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ तक, बट जैसे आप यहाँ पर क्लॉक पल्स दोगे तो आप देखो ऑलरेडी निगेटिव में हो, आप ऑलरेडी निगेटिव में हो। तो अब आपको चाहिए बेटा, अब आपने क्या किया कि इसके बाद आपने क्या किया कि VA वाला स्विच VA से डिस्कनेक्ट कर कर आपने VR पर कनेक्ट किया है, VR पर कनेक्ट किया है। अब VR पर कनेक्ट किया है तो VR निगेटिव है और आप ऑलरेडी निगेटिव में है, तो निगेटिव निगेटिव गेट्स पॉजिटिव, तो इस समय आपका स्लोप पॉजिटिव बनने लगेगा। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आउटपुट वोल्टेज आपका निगेटिव में ही रहेगा अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक आपके पास निगेटिव वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज निगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी निगेटिव में थे, निगेटिव में सबसे पहले आपको जीरो होना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप पॉजिटिव में जा सकते हो। तो गॉट इट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम थोड़ा और ज़्यादा समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द रेफरेंस वोल्टेज द इंटीग्रेशन आउटपुट ऑफ द कंपेरेटर इज लॉजिक 1। कंपेरेटर का लॉजिक 1 है, ये हमारे पास ड्यूरिंग द रेफरेंस वोल्टेज द इंटीग्रेटर आउटपुट ऑफ द कंपेरेटर इज लॉजिक 1 ही रहेगा व्हेन t is greater than t, due to this t is greater than t2, due to this comparator output still logic 1। इस समय में क्या होगा कि कंपेरेटर का आउटपुट तभी भी हमारे पास लॉजिक 1 ही रहेगा, एंड काउंटर को फिर से हमारे पास क्लॉक पल्सेस ही मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से काउंटर को, देखो 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 यहाँ पर आपका आउटपुट जो वोल्टेज है ना, ये आउटपुट यहाँ का वोल्टेज हमें लग रहा था कि देखो जब हम यहाँ पर कनेक्ट किए थे तो हम निगेटिव में थे और हमें लगा कि सब जैसे हमने यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, बट फिर भी हमारा आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट तक देख सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज आपका निगेटिव में ही है। यहाँ तक आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव है, मतलब आपका भले ही यहाँ पर दूसरी क्लॉक पल्स आए बट फिर भी हमारे पास यहाँ पर लॉजिक मतलब यहाँ पर वैल्यू निगेटिव ही थी, और निगेटिव थी मतलब हमारे पास यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो इतने समय तक बेसिकली यहाँ पर आपको क्लॉक पल्स मिलती रहेंगी, याद रखो। और जैसे ही आप इसके बाद पॉजिटिव मतलब यहाँ पर जीरो मिल जाएगा ना, अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब आपको क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी, तब आपके पास काउंटर स्टॉप हो जाएगा। फिर जिनको ये चीज़ समझ में आ रही है बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो याद रखो कि आपको लग रहा था कि इतने समय के बाद आप जैसे नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो आप सीधा सीधा यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते ना कि भाई साहब पॉजिटिव में चले गए, तो काउंटर इंटीग्रेटर का आउटपुट सबसे पहले जीरो होगा। तो जब तक जीरो नहीं होगा ना इंटीग्रेटर का आउटपुट, जब तक जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो निगेटिव में था, देखो निगेटिव में था तो निगेटिव से पहले तो जीरो होना पड़ेगा, उसके बाद वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, तो आपके पास ये निगेटिव वोल्टेज बच्चों यहाँ तक जाएगा। ये इतने समय तो आपको पता है कि कंपेरेटर का आउटपुट 1 ही रहेगा, बट ये जब तक आपके पास यहाँ तक भी नहीं पहुँचता ना, तब तक भी आपके पास कंपेरेटर का आउटपुट 1 ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब स्विचिंग होने के बाद भी कंपेरेटर का आउटपुट 1 रहेगा, तब तक ये काउंटर इंक्रीमेंट करेगा। और जैसे ही आपके पास ये वाला वोल्टेज यहाँ पर चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा ना, तो फिर ये कंपेरेटर का आउटपुट जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब यहाँ पर जीरो, काउंटर आपके पास हो जाएगा स्टॉप। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर लिखा क्या है। when t is greater than t2, जब हमारे पास टाइम t2 से बड़ा हो जाएगा, द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर इज पॉजिटिव। मैंने अभी अभी बोला अब हमारे पास इंटीग्रेटर का आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा, एंड कंपेरेटर आउटपुट इज लॉजिक 0।
कंपेरेटर का लॉजिक आउटपुट क्या हो जाएगा, लॉजिक 0। तो इससे हमारे पास कोई भी क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी काउंटर को, काउंटर हमारे पास हो जाएगा बेटा स्टॉप। मतलब काउंटर स्टार्ट हुआ था यहाँ से, इतने समय के लिए उन्होंने VA को इंटीग्रेट किया, उसके बाद इन्होंने VR को इंटीग्रेट किया, और इतना इंटीग्रेट करने के बाद टोटल इंटीग्रेशन हमें मिला आउटपुट वोल्टेज ये। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें हुई है। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिकली आपके पास हुई है। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, पहले तो देखो ये निगेटिव स्लोप था तो इसलिए निगेटिव 1/RC इंटू T1 समय के लिए, उसके बाद VR/2/RC, ये तो पॉजिटिव स्लोप है ना, तो पॉजिटिव स्लोप इसलिए 1/RC इंटू T, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंटू T1। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने ऐसा सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इसलिए ये सिग्नल ये सिस्टम, ये बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन इट विल बी लुक्स लाइक। अब इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो, तो आपके पास जो आउटपुट इक्वेशन है वो ये मिला। अब इस आउटपुट इक्वेशन में आपको पता है क्या, T इज इक्वल टू T2 समय पर आपका आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पर VA होना चाहिए, VA नहीं V0 होना चाहिए, आई एम सॉरी। आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर V0 होना चाहिए, तो V0 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते तो माइनस इस साइड में जाएगा तो प्लस, और VA/RC या RC, तो RC गेट्स कैंसिल, तो TA VA इंटू TA यहाँ पर आ जाएगा। बट T1 को क्या लिखते हैं हम, T1 को जैसे कि मैंने अभी अभी बोला था, देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि T1 रीच करने के लिए उसको 2n क्लॉक पल्सेस लगेंगे ना, 2n क्लॉक पल्सेस। ठीक है, तो उतना समय उसने लिया, T1 इज टू 2n क्लॉक पल्सेस इनटू टाइम, और T2 माइनस T1 बेसिकली हमारे पास क्या है, तो ये n काउंट लेने हैं। तो स्टॉप करने के लिए कितने काउंट लगेंगे, तो T2 में से T1 माइनस समय माइनस कर दोगे तो इतना समय लगेगा। तो ये चीज़ n इंटू T1 मिला, तो आपके पास VA इज इक्वल टू VR/2n इंटू n। तो ये चीज़ बेसिकली आपको मिली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप बोलोगे सर ये कैसी चीज़ मिली, अरे कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। तो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ काउंट। कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप रिजोल्यूशन निकालते थे ना, उसमें क्या करते थे बेटा, VR/2n इंटू एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। रिजोल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलती थी, डेसिमल वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर, अगर आपने देखा होगा तो हमें एनालॉग आउटपुट वोल्टेज मिलता था। तो वही चीज़ है, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज रिजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय आप डेसिमल इक्विवेलेंट की जगह पर आप बस काउंट बोल दोगे, बात चल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ करते वक्त आपको दो चीज़ देखने को मिली, और वो दो चीज़ें है क्या, देखो इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें ये है कि बेटा इस समय निगेटिव स्लोप मिला, इस समय हमारे पास पॉजिटिव स्लोप मिला, तो इसलिए तो इसको डुअल स्लोप बोला जाता है। मैंने अभी भी बोला ना कि दो स्लोप है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो इसीलिए इस टाइप के बेसिकली ADC को हम बोलते हैं ड्यूअल स्लोप। और इसमें इंटीग्रेशन होता है, एक बार हम एनालॉग वोल्टेज को इंटीग्रेट करते हैं, एक बार हम रेफरेंस वोल्टेज को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ ADC भी बोलते हैं। और इसमें जो समय लगता है वो इतना लगता है, अगर आप देख लेते हो तो पहले तो 2n इतना समय लगेगा, ये आपके पास निगेटिव स्लोप के लिए, और आपके पास पॉजिटिव स्लोप के लिए n क्लॉक पल्सेस, और n की जगह पर 2n-1 हम लिख सकते हैं। तो दोनों का अगर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम काउंट तो इतना ही जा सकता है ना, देखो ज़्यादा से ज़्यादा काउंट तो इतना ही जा सकता है, क्योंकि ये इतना काउंट तो आपको एनालॉग को कन्वर्ट करने के लिए लगेगा, और दोनों का अगर मैं सपोज सिंप्लीफाई करा दूँ तो इट विल बी 2n+1 के नज़दीक कुछ ना कुछ आएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर देते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल रही है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये हुए हमारे पूरे के पूरे ADC। जिनको किसी भी पर्टिकुलर ADC में अगर डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, फिर से इन सेशन को देख सकते हो, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड के फॉर्म में, तो आप अगर 2-3 बार देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड के फॉर्म में इसलिए रखा हूँ ताकि आप अगर बाद में भी देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखे बेटा 4 टाइप के ADC, काउंटर टाइप, SAR टाइप, फ्लैश टाइप एंड डुअल स्लोप टाइप। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि काउंटर टाइप के लिए नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कितने मिले थे, तो ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, 2n-1। SR के लिए जितने नंबर ऑफ बिट उतने ही हमारे पास क्लॉक पल्सेस लगती है। फ्लैश के लिए सिंगल हमारे पल्स में काम हो जाता है ड्यूअल स्लोप में, 2n+1, जो कि अभी अभी हमने ये चीज़ देखी। और इसी क्लॉक पल्स को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो व्हाट आई विल गेट द कन्वर्जन टाइम। और मैंने अभी अभी बोला कि कन्वर्जन टाइम हमारा छोटू होना चाहिए, किससे, सैम्पलिंग टाइम से, फॉर दी प्रॉपर वर्क। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कन्वर्जन टाइम के अकॉर्डिंगली कौन सा
एडीसी फास्ट है और कौन सा एडीसी हमारे पास स्लो है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें लिख के भी दिया, बता भी दिया था कि फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी फास्टेस्ट एडीसी होता है, सबसे फास्टेस्ट एडीसी फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी। और ड्यूअल स्लोप में स्लोप से याद रखना, स्लो स्लो स्लोप स्लो स्लोप, तो ये स्लोवेस्ट एडीसी है, ठीक है ना, स्लो एंड स्लोप। और एस ए आर याद रखना, एस ए आर ये याद रखना, दिस इज द सेकेंड फास्टेस्ट, यस सेकेंड अमंग ऑल नहीं, फास्टेस्ट अमंग ऑल नहीं, या फिर आप सेकेंड फास्टेस्ट अमंग ऑल बोल सकते हो, सेकेंड फास्टेस्ट है ये सेकेंड फास्टेस्ट है, ये फर्स्ट फास्टेस्ट है, और स्लोवेस्ट ये है। तो फिर बीच में तो आपके पास ये थर्ड वाला यही रहेगा। तो काउंटर टाइप ऑफ बीडीसी आप बोल सकते हो कि ये इतना भी फास्ट नहीं है और इतना भी स्लो नहीं है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक एडीसी है, ठीक है। तो ड्यूअल स्लोप एडीसी सबसे फास्टेस्ट, सॉरी सबसे स्लोवेस्ट एडीसी, फास्टेस्ट एडीसी हमारा फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी, सेकेंड फास्टेस्ट एससीआर टाइप, एंड थर्ड फास्टेस्ट अगर मैं बात करूं काउंटर टाइप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थ्योरी समझ में आ गई होंगी। चलो अभी हमारा समय आ चुका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड और कैरिड आउट इन द 4 बिट फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी। तो नंबर ऑफ कंपैरेटर के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ कंपैरेटर के लिए क्या फॉर्मूला था, तो वो फॉर्मूला था 2n-1, और n वैल्यू देखो, तो 2 कितने बीट का है, 4 बीट का है, तो 4-1 कर लोगे तो हम बोलेंगे सर ये 16-1, तो हमारे पास हो जाएगा सर 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे लाइटली मत लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा है वो ये है कि इन ऑर्डर टू बिल्ड अ 3 बिट simultaneous ADC converter the number of comparator required in the circuit। फिर से वही क्वेश्चन कि नंबर ऑफ कंपेरेटर पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ कंपेरेटर पूछे आपके पास, कंपेरेटर्स, तो उसका फॉर्मूला हमने बोला था 2n-1, तो आप कितना बोलोगे 2-3-1, तो 2-3 मतलब 8, -1 मतलब हम बोलेंगे 7। तो कंपेरेटर 7 आ चुके हैं। और इसी जगह पर अगर आपको रेजिस्टेंस पूछे जाते तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होते हैं, पूछा तो नहीं बट मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होते हैं, तो आपके पास होते हैं 2n। तो 2n मतलब कितना लिखेंगे हम 3, मतलब हम बोलेंगे भाई साहब 8, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए 1 माइनस करने की जरूरत नहीं, तो साथ में एक चीज़ ऐड कर लोगे तो ये विल गेट द 8, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया था कि फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी को हम पैरेलल टाइप ऑफ एडीसी भी बोलते हैं। फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी को हम पैरेलल टाइप ऑफ एडीसी भी बोलते हैं क्योंकि फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी में सभी के सभी कंपैरेटर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये बोला है कि नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 5 बिट एडीसी। अच्छा अच्छा, ये तो फिर से वही क्वेश्चन है कि आपके पास 5 बिट का एडीसी है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कंपैरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये फिर से वही क्वेश्चन, देख सकते हो कि मैं बार बार उन्हीं सब क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाता है। अब मैं मेरे घर से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यू कैन सी ओवर हियर नंबर ऑफ कंपैरेटर, तो कितने आ जाएंगे बेटा 2n-1। तो इसका आप आंसर भी देख सकते हो, 2n मतलब 5 -1, और 2n मतलब 2/5 मतलब ये 32 होता है, सबको पता है। 32 में से एक माइनस करा दोगे तो आंसर इज 31। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। इन अ डिजिटल वोल्ट मीटर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द ड्यूअल स्लोप। डिजिटल वोल्ट मीटर में ड्यूअल स्लोप एडीसी यूज करने का क्या एडवांटेजेस है, तो बेटा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है। मैंने बोला था कि ड्यूअल स्लोप का एडवांटेज एक्यूरेसी अच्छी होती है, बट सबसे बेकार चीज़ इसमें ये होती है कि ड्यूअल स्लोप में ये स्लोवेस्ट होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एडीसी हैज़ द हाईएस्ट कन्वर्जन टाइम, कौन सा एडीसी है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन टाइम लगता है, मतलब सबसे स्लोवेस्ट कौन है, तो सबसे स्लोवेस्ट मैंने बोला था ड्यूअल स्लोप। तो ड्यूअल स्लोप वेयर इट इज, हियर इट इज, सबसे स्लोवेस्ट ड्यूअल स्लोप, सबसे फास्टेस्ट फ्लैश टाइप, राइट ना। जिसमें कन्वर्जन टाइम ज़्यादा लगता है मतलब वो स्लो है। अब बहुत सारे लोग इसमें गलत मतलब इंटरप्रेट कर लेते हैं, हाईएस्ट कन्वर्जन टाइम, नहीं 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 नहीं, जिसमें कन्वर्जन टाइम ज़्यादा लगेगा वो कन्वर्जन करने के लिए ज़्यादा समय ले रहा है, और ज़्यादा समय ले रहा है मतलब वो स्लो है। तो याद रखना स्लोवेस्ट एडीसी पूछा है उन्होंने। अब हाईएस्ट से कंफ्यूजन मत तो कर लेना, नहीं बहुत सारी इसमें फ्लैश टाइप लगा देते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ कंपेरेटर रिक्वायर्ड इन 3 बिट कंपेरेटर, अरे अरे ये तो क्वेश्चन आसान ही है, तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ कंपेरेटर का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कंपेरेटर का क्या है फॉर्मूला,
तो दैट विल बी 2n-1 और 2n मतलब 3 -1, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 7। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो बहुत देखो, स्पीड ऑफ कन्वर्जन इज मैक्सिमम, कौन से में स्पीड ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा है। अब स्पीड ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा है मतलब फास्टेस्ट एडीसी पूछा है, ठीक है ना। तो फास्टेस्ट एडीसी कौन सा होता है, फ्लैश टाइप, और फ्लैश टाइप का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल कंपैरेटर टाइप। यस, क्योंकि इसमें कंपैरेटर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर, तो आसान है क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडीसी दैट हैज द मैक्सिमम क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड टू द नंबर ऑफ बिट्स। ऐसा कौन सा एडीसी है जिसमें मैक्सिमम क्लॉक पल्स पीरियड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास होता है, मैक्सिमम क्लॉक पल्स। तो वो होता है हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। मैंने बोला था कि जितने नंबर ऑफ बीट है उतना उसको टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि उसमें हर एक बीट उसको सेट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। याद रखना इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, फास्टेस्ट एडीसी एडीसी कन्वर्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फास्टेस्ट एडीसी कौन सा है, तो मैंने बोला कि फास्टेस्ट एडीसी हमारा फ्लैश टाइप ऑफ एडीसी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आसान क्वेश्चन था। देखो नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कंपैरेटर नीडेड इन द पैरेलल कन्वर्जन 8 बिट एनालॉग टू डिजिटल। फिर से वही क्वेश्चन, देख सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नंबर ऑफ कंपैरेटर का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कंपैरेटर का क्या फॉर्मूला भाई साहब, तो आप बोलोगे सर 2n-1 और 2^8 -1, और 2^8 मतलब 256, उसमें से 1 माइनस कर दो तो आप कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे सर आंसर हो जाएगा हमारे पास 255। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर टेक द मैक्सिमम टाइम। देखो कौन सा कन्वर्टर ज़्यादा टाइम लेता है, और जो ज़्यादा टाइम लेगा वो कैसा रहेगा, स्लोवेस्ट रहेगा, तो वो है हमारे पास ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप। अब मैंने बोला था ना कि कई कई बार वो इंटीग्रेटिंग टाइप बोलेगा, या तो ड्यूअल स्लोप बोलेगा, या तो ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप बोलेगा, तो यहाँ पर आपको बस इंटीग्रेटिंग टाइप बोला है, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो। तो नाम आपको पता होने ज़रूरी है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीसी प्रेफर फॉर द डिजिटल पैनल मीटर एंड द मल्टीमीटर। मैंने बोला था कि मल्टीमीटर, डिजिटल पैनल मीटर, या इसमें हम ज़्यादातर वोल्ट मीटर, इसमें हम ज़्यादातर कौन सा मल्टी एडीसी यूज़ कर लेते हैं, ड्यूअल स्लोप। क्यों, क्योंकि ड्यूअल स्लोप सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है, स्लोवेस्ट होता है बट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, अच्छी बात है उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ कंपेरेटर रिक्वायर्ड इन अ 4 बीट, 4 बीट में कितने नंबर ऑफ कंपेरेटर लगेंगे, तो फिर से आपका वही फॉर्मूला देख सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कंपेरेटर का फॉर्मूला 2n-1 और 2n मतलब 4, 4 -1, तो ये आ जाएगा भाई साहब 17। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। ठीक है, अब ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ बोली कि कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स, फ्लैश टाइप एडीसी इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट एडीसी। ये देखो ये तो एकदम पक्का पक्का है कि सर पहला वाला सेंटेंस तो सही है सर। अब दूसरी जो चीज उन्होंने बोली वो क्या है, ना सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑफ एडीसी कन्वर्जन टाइम इज डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनालॉग वोल्टेज। नहीं, ऐसा किस में होता है, मैग्नीट्यूड एनालॉग इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर किसका मतलब बेसिकली कन्वर्जन टाइम डिपेंड होता है, वो होता है काउंटर टाइप ऑफ एडीसी। ठीक, राइट ना। यस, एंड उन्होंने ये इसलिए ये वाली चीज रॉन्ग है, और यहाँ पर उन्होंने बोला काउंटर टाइप ऑफ एडीसी वर्क विद द फिक्स्ड कन्वर्जन टाइम। नहीं नहीं नहीं, ये तो इनपुट वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो फिर आपके पास कन्वर्जन टाइम वेरी कर देगा, ठीक है ना। तो फिक्स कन्वर्जन टाइम किसके लिए है, तो फिक्स कन्वर्जन टाइम आपके पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। फिक्स कन्वर्जन टाइम आपके पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो 2 एंड 3 रॉन्ग है, और जो लास्ट बोला क्या बोला, डुअल स्लोप एडीसी कंसिडर एज द स्लोवेस्ट एडीसी, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 1 एंड 4 आर द सही, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। तो 2 एंड 3 रॉन्ग है, अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप ना दूसरे एंड तीसरे को पढ़ते ही समझ लोगे सर ये सेंटेंसेस रॉन्ग है, राइट ना। यस, ओके जी। देखो बच्चों, आज मैंने कोशिश की है कि आपको एडीसी अच्छे से समझा सकूं, जो कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ही पार्ट में ये एडीसी पूरा कवर अप कर दिया है। अभी बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि थोड़ा थेरी समझने में थोड़ा दिक्कत आया होगा, क्योंकि थेरी और एमसीक्यूज में एक साथ ही कवर अप किया, क्योंकि इतना समय नहीं था कि मैं दो मतलब हर एक के लिए उतना समय दे सकूं, ठीक है। बट मैंने पूरी कोशिश की है मेरी तरफ से कि आपको इन दो पार्ट में एडीसी पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया। जितना भी पेड बैचेस में लोग पढ़ाते हैं उतना ही मैंने यूट्यूब पर 2 सेशन में पूरा कवर अप करा दिया, इसमें कुछ भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एमसीक्यूज के साथ साथ पूरी चीज़ें मैंने कवर अप कराई है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
अपकमिंग सेशन में मैं क्या लूँगा मुझे भी नहीं पता है, बट हम एक अच्छे सेशन के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। और मैं सेशन को बेसिकली एंड करने वाला हूँ एक पॉजिटिव लाइन के साथ, और वो पॉजिटिव लाइन है, एवरी डे इज़ अ चांस टू गेट अ बेटर, डोंट वेस्ट इट। हर एक दिन आपके लिए एक नया चांस है, एक कुछ चीज़ नई मिलने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए, अच्छी चीज़ मिलने के लिए। तो आप इसे ना वेस्ट मत करना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप ये सोचते हो कि नहीं सर, आज कुछ सर मजा कर लेते हैं, हम कल से पढ़ाई कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई तो आपके पास देखो बेटा, मज़े कभी भी होंगे, और एक बार समय निकल गया, और एक बार अगर आपका दिन निकल गया, एक बार अगर आपका टाइम निकल गया, तो फिर बाद में आपके पास वो चीज़ें नहीं मिलती। तो सबसे प्रीसाइज थिंग इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो है टाइम। तो सबसे महंगी चीज़ मैं मानता हूँ, ठीक है। तो सोना चांदी ये सब चीज़ें तो होती है, बट सबसे महंगी चीज़ है टाइम। अगर टाइम निकल गया तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है तो आप अपने टाइम का अच्छे अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही उसको अच्छे से देखो, इधर उधर मत भटको, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हो, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब। सेशन को सब्सक्राइब करने से एंड कमेंट लाइक करने से मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि यू आर गेटिंग माई मतलब सेशन और नॉट, कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच पा रही है या नहीं पा रही है, ठीक ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगता है आप लाइक शेयर कमेंट सब चीज़ें कर सकते हो, और कमेंट में अगर आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप अगर मुझे मतलब थोड़ा बता दोगे तो उससे मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट यू वांट बेसिकली, सो दैट मैं अपकमिंग सेशन उसके ऊपर मैं बना दूंगा, ठीक है ना। यस, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके, हम अच्छे सेशन के साथ मिलेंगे। फाइन, गुड नाइट एवरीवन।